हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का बिहार विद्या ऑनलाइन क्लास में। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्टिव देने वाला हूं, जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा ये प्रश्न। तो साथियों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, पूरा ध्यान से समझिए। और चलिए बात करते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न कह रहा है क्या लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? तो प्यारे बच्चों इसके बारे में मैंने बताया है, क्या लिखा हुआ है देखिए। लेखक भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में श्रम विभाजन के नाम जीवित रखी गई जाति प्रथा की निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। यह जाति प्रथा ऊंच नीच का विभेद भी करती है, जो कि क्या है, काफ़ी निंदनीय है। इस बात को भीमराव अम्बेडकर ने बताया है। अगला क्वेश्चन इसी चैप्टर से अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कह रहा है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। साथियों समझेंगे, लेखक भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में श्रम विभाजन के नाम पर भारतवर्ष में जारी जाति प्रथा की कटु आलोचना की है। जाति प्रथा के समर्थन कार्यकुशलता के श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, लेकिन जाति प्रथा श्रमिकों का ऊंच नीच में जो विभाजन कर देती है, यह अम्बेडकर निंदनीय मानते हैं। उनकी नज़र में यह विभाजन अस्वाभाविक है। विश्व के किसी भी समाज में यह नहीं पाया जाता है। यह भारत में दूषित सिद्धांत हो गया। जातिवाद क्या है? भारत में दूषित सिद्धांत है। यह एक पेशे में ही एक जाति को बांध देती है, यह भी गलत है। पेशा बदलने की छूट सभी को होना चाहिए। जाति प्रथा से बेरोजगारी फैल रही है। समाज स्वतंत्रतापूर्ण, समतापूर्ण और भ्रातृत्वपूर्ण नहीं बन पाता है। ठीक है बच्चों, चलिए 2 प्रश्न हुआ, तीसरा का प्रश्न समझिए। तीसरा प्रश्न समझेंगे। तीसरा प्रश्न कर रहा है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? साथियों समझेंगे, लेखक चिंतक एवं संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है। जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा किसने बताया है? तो भीमराव अम्बेडकर ने, जो कि संविधान के निर्माता है। ठीक है, जाति प्रथा श्रमिकों को ऊंच और नीच में बांट देती है। जाति प्रथा पेशा चयन की स्वतंत्रता का गला घोंट देती है। ठीक है, आगे समझेंगे। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा क्या है? दोषपूर्ण है। यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि लोग रुचि के साथ कम काम करते हैं, रुचि के साथ काम नहीं करते हैं, मजबूरी बस काम करते हैं। यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर उनको निष्क्रिय बना देता है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। खोखा किन मामलों में अपवाद था? ये 2011 में पूछा हुआ प्रश्न। देखो, कह रहे यह कहानी 20 के दांत मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर कर दिया। कौन? ठीक है, आर्थिक कारणों से ही मध्यम वर्ग और भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुछ संस्कार छिपाए हुए। 5 लड़कियों के बीच खोखा। आगे कह रहा है क्या? सेन साहब की मोटर कार को लड़कियों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन खोखा से भी तो है। खोखा जो एक ही सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत यह है कि खोखा का आविर्भाव
तब जाकर यानी कि खोखा जब तब पैदा हुआ जब उनकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो वह था खोखा से ही। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 समझो। 5 प्रश्न इस वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करना है। ध्यान दीजिए, आचार्य नलिन मिर्जा शर्मा की कहानी 20 के दांत शर्मा जी की यह अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली कहानी है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। सेन साहब अमीर वर्ग के प्रतिनिधि है। वे कार्य रखते हैं, बेटे बेटियों का पालन पोषण रईसी के साथ करते हैं। गरीबों के प्रति उनकी संवेदना शून्य है। वे 20 के दांत रखने वाले कासू के पिता हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे मदन के बारे में। मदन इस कहानी का क्या है, नायक है। वह खोखा की पिटाई कर देता है। वह खोखा के 20 के दांत तोड़ डालता है। इसका उसको जुर्माना भी सहना पड़ता है। झोपड़ी खाली करनी पड़ती है। पिता की नौकरी छूट जाती है। फिर भी नायक मदन को उसके पिता गिरधर को इसकी परवाह नहीं है, यानी कि बड़ी खुश हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें कासू के बारे में। कासू सेन साहब का बेटा है। वह टेढ़िया है। वह मदन की से भीड़ जाता है लेकिन उसे पिटाई खाना पड़ता है। वह पढ़ता लिखता नहीं है। उसे ठोकाई सहनी पड़ती है, यानी पिटाई सहनी पड़ती है। वह अमीर घर का प्रतिनिधि खलनायक है। नायक तो प्राप्त करने की क्षमता उसमें नहीं है। अब लास्ट बात है गिरधर के बारे में। गिरधर कहानी के नायक मदन के पिता हैं। वह सेन के कारखाना में काम करते किरानी का। मालिक और कामगार के बेटों के बीच की लड़ाई में के कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। झोपड़ी खाली करनी पड़ती है, पर वह सब कुछ सहता है और बेटे के मदन के पीठ को ठोकता है। वो बेटे को नायक बनाने में मदद करता है। इसका व्यक्तित्व क्या है, धनात्मक है। मेरे प्यारे बच्चों, 5 प्रश्न मैंने इस वीडियो में दिया है आपको, तो उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।